हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर 4 एयर एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू साइक्लोन। व्हाट इज़ द साइक्लोन एंड उड़ीसा का केस स्टडी पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द मॉइस्चर एंड साइक्लोनिक रेनफॉल रिलीफ यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड कन्वेक्शन रेनफॉल वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो। साइक्लोन होता क्या है? साइक्लोनिक मीन्स होता है एक साइकिल पैटर्न में जब एयर मूव होती है तो वो साइक्लोनिक बन जाता है। यानी जैसे कि मानो जो ये एक लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे भी लैंड है और ये लैंड है, और अगर यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है और वाटर बॉडी जो है, वाटर बॉडी में अगर लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है और यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, दैट मीन्स वाटर बॉडी सराउंडिंग बाय द लैंड। तो जब वहाँ से हाई प्रेशर है और लो प्रेशर वाटर में है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपको पता है विंड चलती है। तो यहाँ से विंड आ रही है, यहाँ से विंड आ रही है और यहाँ पे लो प्रेशर पे वो स्ट्रक करके क्या कर रही है, एक साइक्लोनिक पैटर्न पे मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से जो एकर होती हैं और एक मूव करती हैं एक डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाता है, साइक्लोन कहलाता है। अब साइक्लोन का जो पहले केस स्टडी है वो समझ लेते हैं कि साइक्लोनिक एकर होता है और ये बारिश भी करता है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे लो प्रेशर होने की वजह से वाटर बॉडी में जब लो प्रेशर होता है तो जो एयर मासेस हैं वो ऊपर की तरफ राइज अप होते हैं और राइज अप होने के साथ अपने साथ वाटर वेपर को लेकर चलते हैं। और ऊपर जब कूल सरफेस मिलता है, क्योंकि आपको पता है जो ऊपर जो है क्या है, अगर नीचे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है तो ऊपर लो प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कूल सरफेस होगा कंपैरेटिवली। अगर हम नीचे की बात करें तो वहाँ पे अब जो ये वेपर होते हैं वहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं और ड्रॉपलेट की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसकी क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। जब ये क्लोज आने के बाद सारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद क्लाउड बनने के बाद ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में बारिश करने लग जाते हैं। तो दैट मीन्स जो साइक्लोनिक डिस्ट्रक्शन तो करता ही है, साथ साथ में रेनफॉल भी होती है। तो ये वही चीज़ है कि साइक्लोन और उसकी केस स्टडी पढ़ने वाले उड़ीसा की कितना डिस्ट्रक्शन करा और क्या क्या करता है, और साइक्लोनिक कैसे एकर होता है वही मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द साइक्लोन। और वो एक साइक्लोनिक पैटर्न में जब मूव होता है और जो एयर होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। लो प्रेशर मतलब वहाँ पे वार्म है, यानी वार्म वाटर है, जिसकी वजह से एयर मासेस राइज अप होते हैं, वाटर वेपर राइज अप होता है, इवापोरेट होता है, जिसकी वजह से बाद में फिर वो कंडेंसेशन होकर इवापोरेट होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। और साइक्लोनिक जो एयर्स होती हैं वो एक डायरेक्शन में जब मूव होना स्टार्ट कर देती हैं, तो जब मूव करती हैं तो दैट मीन्स वहाँ पे स्ट्रक करती हैं लाइक अ स्पेशल कोस्टल एरिया पे, और कोस्टल एरिया पे जितने भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। दैट इज़ द सिंपल वे। उड़ीसा की केस स्टडी देखेंगे। मोस्टली आपने सुना भी होगा साइक्लोन आते हैं, क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ओशन लैंड है अराउंड ऑफ, और लैंड है अराउंड हो तो वहाँ पे हाई प्रेशर है कंपेरेटिवली वाटर बॉडी, और वाटर बॉडी जो वे ऑफ बंगाल है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लो प्रेशर है। तो इसी वजह से वहाँ साइक्लोन बनते भी हैं और साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रक्शन भी होता है। लोकेट ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट, जो कि इंडिया के सी कोस्ट वाला जो एरिया है ईस्टर्न वाला, वहाँ पे उड़ीसा है। एंड साइक्लोनिक दैट द ओरिजिनेट प्रॉन टू द साइक्लोनिक दैट ओरिजिनेट इन द वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल पे जो साइक्लोनिक ओरिजिनेट हुआ वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसने क्या करा, एक जिसे कह सकते हैं बहुत बड़ा साइक्लोन यहाँ पे आया। एंड 17 to 18 अक्टूबर की बात है, 1999 में साइक्लोन हिट करता है 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी वह आसपास के 5 स्टेट को ये अपने इन्फ्लुएंस में लेता है, प्रभाव डालता है। साइक्लोनिक हिट ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, यानी कम से कम 5 स्टेट उसमें आ जाते हैं प्रभाव में। सुपर साइक्लोन अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1929, और उससे भी बड़ा सुपर साइक्लोन आ जाता है 29 अक्टूबर को। एंड द डिवास्टेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो लार्ज पोर्शन होता है स्टेट का वो डिवास्टेड हो जाता है। एंड द डैमेज कॉज वर मेनली ड्यू टू द 3 फैक्टर्स, और इतना डिवास्टेड होने की वजह से क्या रीज़न है, क्योंकि वेलोसिटी विंड की बहुत ज़्यादा थी, यानी विंड बहुत तेज़ी से आ रही थी, रेन हो रही थी, रेन मैंने बताया क्यों होती है, एंड टाइडल सर्ज की वजह से। टाइडल का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट के जो लेवल होता है वाटर का वो राइज अप हो जाता है, यानी जो टाइड्स हैं
यानी हाई टाइड और लो टाइड्स होती हैं, यानी पानी जब बहुत बहुत ऊंचा उठने लग जाता है, ऊपर तक जाने लग जाता है, यानी 50 मीटर की जो बिल्डिंग्स होती हैं या अबाउट ऑफ और भी बिल्डिंग से भी ऊपर ऊपर तक पानी चला जाता है, तो दैट मीन्स वो हाई राइज होता है। और ये किसकी वजह से होता है? मून के पास आने और दूर जाने की वजह से होता है। ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आप डीपली इसको डिस्कस करेंगे कि हाई टाइड्स क्या होती हैं, लो टाइड्स क्या होती हैं। बट द टाइड के इफेक्ट के वजह से, वेलोसिटी की वजह से, रेन की वजह से, ये तीन जो वर्क एक साथ हो रहा था साइक्लोन के साथ, उसकी वजह से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। विंड अप टू 20-60 किलोमीटर तक विंड जो थी वो स्पीड से चल रही थी, एंड 36 आवर्स, मतलब कंटिन्यू अगर हम देखें इतना 36 आवर्स तक ये इफ़ेक्ट में रहा। एंड हाई वेलोसिटी विंड अप्रूटेड ट्री, जब बहुत तेज़ विंड चलती है तो आपको पता ही है बहुत जो ट्रीज़ होते हैं वो उखड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जो कच्चे कच्चे हाउसेज होते हैं स्पेशल वो तो गायब भी हो जाते हैं। एंड रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्री शेड्स एंड देयर हाउसेज वर आल्सो ब्लोन अवे, और बहुत जो रूफ्स होती हैं चाहे हाउस की या इंडस्ट्रियल्स की, वो शेड जो ऊपर का होता है वो तो हवा में उड़ ही गया। एंड पावर सप्लाई, टेलीकॉम लाइन स्नैप कम्प्लीटली, वो तो बिल्कुल ही ज़्यादा इंटरप्ट हो गई। हैवी रेन अकर्ड, बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होने लगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली, और इस तरीके से बारिश तो हो ही रही है, साथ साथ साइक्लोन का इफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूसली 3 दिन लगातार ये चलता रहा। दीज रेन लैड टू द फ्लडिंग, इसकी वजह से बाढ़ भी आई, क्योंकि जब बारिश होगी, साइक्लोन आ रहा है कंटिन्यूसली, तो मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा की जो है वहाँ पे इतना पानी ज़्यादा वहाँ पे हो गया, उसका लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई। एंड द साइक्लोनिक विंड्स कॉज द टाइडल वेव्स, जो साइक्लोनिक विंड्स थी और रीज़न द टाइडल वेव जो हैं उसके अंदर उठ रही थी साथ साथ, तो जो ये साइक्लोनिक विंड्स है और जो टाइडल वेव्स हैं उसने क्या करा, 20 किलोमीटर तक पूरा स्वैप्ट ही कर दिया, मतलब वहाँ से पूरा जो भी चीज़ें थी उसको वहाँ से हटा दिया, क्योंकि बहुत तेज़ी से जब पानी आता है तो वहाँ पे जो आसपास की सारी चीज़ें पानी के साथ ही फ्लो हो जाती हैं। यानी जो साइक्लोन था टाइडल वेव्स को उसने इनलैंड तक भेज दिया एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शंस टू द कोस्टल एरिया। तो साइक्लोन विंड्स ने टाइडल वेव्स को अंदर इनलैंड तक 20 किलोमीटर तक पुश करा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव इंट्रूडेड, ऊंची ऊंची, इतनी ज़्यादा ऊंची थी, एंड सडनली कॉज मैसिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स, और अचानक से वेव का आना इतनी ऊंची ऊंची, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो धान की जो फसल खड़ी हुई थी वो क्या हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। एंड आफ्टर दैट साइक्लोन ओरिजिनेट डिप्रेशन, यानी जो गल्फ ऑफ थाईलैंड से ही बन के आ रहा था, तो उसने वहाँ पे डिप्रेशन बनाया, गड्ढा टाइप, क्योंकि साइक्लोन में आपको हमेशा बीच में सेंटर में डिप्रेशन दिखाई देगा। और ये कहाँ पे, नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से होते हुए ये इस साइड की तरफ मूव करा, यानी इंडिया की उड़ीसा की तरफ मूव करते करते यहाँ तक पहुँचा। लेकिन जो इसका ओरिजिनेट हुआ था साइक्लोन का, वो हुआ था गल्फ ऑफ थाईलैंड में। 25 अक्टूबर 1999 को ग्रेजुअली मूव इन अ नॉर्थ वेस्ट वर्ड डायरेक्शन, यानी इंडिया की जो उड़ीसा है उसकी तरफ इसने मूव करना स्टार्ट करा धीरे धीरे। एंड इंटेंसीफाई इनटू अ सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन द, जो ये एरिया है अगर हम इसकी बात करें, जो बैलिकुडा और इरासामा, तो ये कहाँ पे हैं, ये जो दोनों हैं उड़ीसा में हैं, और दोनों प्लेसेस के जो बीच में अगर आप देखेंगे बीचों बीच में, यानी इरेसामा और बालिकुड़ा, तो जो ज़्यादा हिट एरिया साइक्लोन का इनके बीच में था, इस वाले एरिया में था। 29 अक्टूबर को यहाँ पे इनके बीच में 10.30 पे पहुँचता है। एंड सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन, जो छोटे छोटे टाउन्स थे कोस्टल टाउन, जो कटक है या भुवनेश्वर सिटीज़ हैं उड़ीसा के इंक्लूड करते हुए साथ साथ, तो मतलब ये जो था वो सब ही एंटायर कोस्टल ऑफ उड़ीसा का, इंक्लूडिंग ये सारी चीज़ें जो प्लेसेस के नेम है सब के सब इसमें स्वैप्ट अप हो गए, यानी बह गए पानी के साथ, साइक्लोन के साथ। एंड अबाउट 13 मिलियन पीपल इफेक्टेड आए इसमें, यानी हम कह सकते हैं 30 लाख जो पीपल हैं वो इसमें प्रभावित हुए। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड, बहुत सारे लोगों का जीवन जिसे कह सकते हैं लाइव स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो गया। स्टैंडिंग क्रॉप, पैडी, वेजिटेबल, फ्रूट्स, हैवी डैमेज, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई।
due to salinized caused by tidal surge and large tract of agricultural land have turned infertile. फ्लड आने की वजह से जो पानी आया था समुद्र से, तो आपको पता ही उसमें नमक होता है, सलाइन होता है, लेकिन जब वो वाटर वापस जाएगा तो सीधी सी बात है वो वाटर को वहीं पे छोड़ के सलाइन है या उसके साथ जो भी चीज़ें हैं वो वहीं पे रह जाती हैं, सॉइल पे डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल अनफर्टाइल बन जाती है, एग्रीकल्चर के लिए वो सूटेबल नहीं होती है। तो जो टाइडल थी अपने साथ जो सलाइन वाटर लेकर आई थी वो एग्रीकल्चर लैंड पे को उन्होंने क्या कर दिया, इनफर्टाइल बना दिया। लार्ज जो ट्रैक्ट ऑफ साल, टीक, बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपियर, और बहुत बड़े जो एरिया है, ट्रैक्ट यानी एरिया, तो बहुत बड़ा जो एरिया है ये सारे बैम्बू या जो टीक हैं, साल हैं, ये तो बिल्कुल गायब ही हो गए। और मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन जो पैरादीप और कोणार्क के बीच में थे वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए, क्योंकि ये कोस्टल लाइन पे ही होते हैं मैनग्रोव, जो टैंगल की शेप में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनका जो रूट होता है वो वाटर में होता है और अपर बॉडी जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है कि अगर थोड़ा पानी का लेवल बढ़ भी जाए तो वो इन लैंड में ना आ पाए। लेकिन जो फ्लड था वो इतना ज़्यादा था, साइक्लोन का, सुपर साइक्लोन का इतना इफेक्ट था कि ये भी उसके अंदर सब मर्ज हो गए यानी वेनिश हो गए। तो जो मैनग्रोव थे और जो कि कोस्टल बिल्कुल लाइन पे पाए जाते हैं और वो भी क्या हो गए, वेनिस्ड हो गए। तो ये था साइक्लोन और साइक्लोन क्या होता है और उड़ीसा का केस स्टडी। नेक्स्ट है मॉइस्चर। व्हाट इज़ द मॉइस्चर? मॉइस्चर व्हेन वाटर इवापोरेट फ्रॉम लैंड, लैंड से जब बहुत ज़्यादा हीट की वजह से राइज अप होने लग जाता है, यानी हवा में पानी है और वो ऊपर की तरफ क्या होता है, इवापोरेट हो रहा है, यानी ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करता है। तो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ से, अलग अलग वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर हो, पाउंड हो, कहीं से भी, इट बिकम्स अ वाटर वेपर, और जो वाटर वेपर बन जाता है और वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मॉइस्चर इन द एयर इन एनी टाइम, तो वो जो वाटर वेपर है डिपॉजिट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, वो मॉइस्चर है यानी ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं, वो किस में आ गई है, एयर में। और एयर में इस तरीके से वेपर इकट्ठे होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वाटर वेपर इवापोरेट होगा और उतनी ह्यूमिडिटी होगी। और जब ज़्यादा फुल ऑफ वाटर वेपर हो जाता है तो दैट मीन्स उसे हम उसमें एयर में जब ज़्यादा फुल ऑफ वाटर वेपर हो जाता है तो उसे ह्यूमिड डे कहते हैं। एंड एयर गेट्स वार्मर, जब बहुत ही ज़्यादा हवा गर्म हो जाती है उसकी कैपेसिटी होल्ड करने की वाटर वेपर को इंक्रीज हो जाती है, एंड सो इट बिकम अ मोर एंड मोर ह्यूमिड। तो इस तरीके से वो और भी ज़्यादा उसमें ह्यूमिड और भी ज़्यादा ह्यूमिड होता चला जाता है, यानी मॉइस्चर एयर में आता चला जाता है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ टेक अ लॉन्गर टू ड्राई, जब हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर आ चुका है यानी वाटर वेपर आ गए हैं तो वो बहुत टाइम लेते हैं ड्राई करने में क्लॉथ्स को। जैसे कि आपने रेनी टाइम पे देखा होगा या सर्दियों के टाइम पे देखा होगा, कपड़े सूख ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब वाटर वेपर हैं हवा के अंदर तो उसको टाइम लगेगा ड्राई करने में। स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी भी इवापोरेट ईजिली नहीं हो पाती है। जैसे कि आपने बारिश के बाद वाले टाइम में देखा होगा, हमें ऐसा ही अनकंफर्टेबल ज़्यादा फील होता है। ये ह्यूमिडिटी हमें अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि ज़्यादा जब एयर हैवी हो जाती है उसमें वाटर वेपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ऐसी फीलिंग आती है। वाटर वेपर जब राइज अप होगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वो कूल होने लग जाता है। एक टाइम के बाद जब वो ऊपर का नीचे के सरफेस में, तो आपको पता है कि वाटर वेपर एयर के अंदर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब एयर मासेस ऊपर की तरफ इवापोरेट हो रहे हैं, राइज अप होते हैं, तो जो ऊपर का सरफेस है, अपर सर्कुलेशन वाला जो एरिया है, जहाँ पे आपको पता है कि एक टाइम के बाद जो प्रेशर है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, नीचे आप देखेंगे कंपैरेटिवली नीचे से। तो ऊपर जब उसको वहाँ पे आप देखेंगे तो कूल एरिया मिलेगा, जिसकी वजह से वाटर वेपर कूल हो जाएगा, और वाटर वेपर कंडेंस होने के बाद वहाँ पे ड्रॉपलेट होने लग जाएगी, यानी बारिश होने लग जाती है। क्योंकि जितने भी वाटर वेपर हैं वो इकट्ठा होकर कंडेंस होकर क्लाउड बनाते हैं, और क्लाउड में इतना ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट इकट्ठा अगर एक साथ हो गया तो वो वेट को संभाल नहीं सकता, और वो नीचे की तरफ ड्रॉपलेट की फॉर्म में, हमें रेन की फॉर्म में दिखाई देने लग जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर के अंदर जब ये इकट्ठा होकर जो वाटर वेपर हैं कंडेंस होके बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, तो वो क्लाउड बनाते हैं, और वो जो हवा में फ्लॉट करते हैं, तैर रहे होते हैं। लेकिन फिर वो कुछ टाइम के बाद जब उस कंट्रोल नहीं होता है
क्योंकि एक टाइम के बाद उसमें स्पेस नहीं है कि हाँ भी हम उसके अंदर और भी वाटर वेपर स्टक कर सकते हैं। तो दे कम डाउन इन द प्रेसिपिटेशन, फिर वो बारिश की फॉर्म में नीचे आने लग जाते हैं। एंड जेट प्लेन फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल, जैसे कि आपने देखा है जब प्लेन जा रहे होते हैं तो पीछे से एक वाइट कलर की टेल जैसी बनी होती है, वो हमें दिखाई देती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस, क्योंकि उनकी जो वो धुआं निकल रहा है तो वो मॉइस्चर है। एंड फ्रॉम देयर इंजन, यानी उनके इंजन से जो निकल रहा है वो मॉइस्चर निकल रहा है, वो कंडेंस हो रहा है, कूल हो रहा है इन द एयर में। तो वी सी ट्रेल, तो इसीलिए वो हमें ट्रेल दिखाई देती है, पूंछ दिखाई देती है वाइट वाइट कलर की। एंड कंडेंस मॉइस्चर होता है वो, यानी वो मॉइस्चर हमें कुछ टाइम के लिए वहाँ पे हवा की स्पीड कम होने की वजह से वो इतनी जल्दी से वहाँ से डिस्टर्ब नहीं हो पाती हैं। मॉइस्चर वाली जो कंडेंस होने के बाद जो ड्रॉपलेट हमें दिखाई दे रही हैं, तो वो वहीं पे हमें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक ट्रेल की फॉर्म में दिखाई देता है कि एरोप्लेन में इतना कहाँ से आया। जो कि हम देखते हैं कि भाई एरोप्लेन के पीछे से ये जो हमें एक ट्रेल दिखाई दे रही है। प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, रेन, जिसे हम रेन कहते हैं। ये तो हमें पता है कि प्रेसिपिटेशन हो रही है और अर्थ पे आ रही है तो वो रेन है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, जितना भी आप देखते हैं रेन वाटर, वो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड में जो वाटर है वो सारा रेन वाटर से ही आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और प्लांट बहुत हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने में, क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो पानी को अपने रूट्स में और अपनी सॉइल में होल्ड करके रखती हैं, जिसकी वजह से इतनी फ्लड नहीं आती है और उससे हम बच जाते हैं। और सॉइल इरेजन को भी कम करता है। लेकिन जैसे वैन ट्री हील साइड आर कट, जैसे कि ये हील है और अगर आप यहाँ से ट्रीज़ को कट कर देंगे, यहाँ पे ट्री लगे हुए हैं और ये विदाउट, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, विदाउट ट्री वाली साइड हो जाएगी। तो अगर वहाँ से रेन आ रही है तो वो क्या होगा, डायरेक्टली नीचे आएगी स्पीड से और यहाँ पे एरिया में फ्लड आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ प्लांट होते तो वो धीरे धीरे रुक रुक के पानी आता, उसको स्टॉपेज मिल जाता अगर उसकी स्पीड को, तो इतनी एरिया में नीचे फिर इफेक्ट नहीं आता और कुछ पानी उसकी रूट्स में भी होल्ड हो जाता अगर यहाँ पे हील पे प्लांट्स होते। तो ये एक इफ़ेक्ट होता है, प्लांट्स प्रिजर्व करते हैं वाटर को। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म, ये जो सिस्टम है, 3 टाइप ऑफ रेनफॉल होती हैं, कन्वेक्शन रेनफॉल होती है और ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है और साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। ये फिगर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। शॉर्ट में अगर हम देखें तो जो ये कोल्ड एयर मतलब हाई प्रेशर और वार्म एयर मीन्स लो प्रेशर, और जब ये दोनों ही मिल जाते हैं, दोनों के मीट होने से जो ये आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एक साइक्लोनिक रेनफॉल है और साइक्लोनिक रेनफॉल कहलाता है। साइक्लोनिक रेनफॉल में आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेन सेंटर है, तो डिफरेंट जगह से जब एयर आके मीट होती है, मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों की तरफ से जब एयर आती है, कोल्ड एयर क्या होती है, डेंसर होती है, इट रिमेन नियर द ग्राउंड वेयर इज द वार्म एयर राइज, जबकि वो जो कोल्ड एयर है वो कहाँ रहती है, लैंड के पास, और जो वार्म एयर है वो राइज होती है, ऊपर की तरफ आती है। तो राइजिंग वार्म एयर जब ऊपर की तरफ आ रही है तो वो कूल हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी और वो क्या करेगी, रेनफॉल करना स्टार्ट करेगी। तो दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ मोस्टली सीन इज़ द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में देखने को मिलती है। लाइक जैसे कि ये यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ से विंड लो प्रेशर की तरफ चलेगी, क्योंकि यहाँ की विंड तो ऊपर चली गई है ना, इवापोरेट होके कंडेंस होके कूल होके क्लाउड बन गई और फिर वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, जो मतलब कोल्ड एयर है यहाँ पे आ जाएगी, फिर वो वार्म बन के ऊपर जाएगी, फिर कोल्ड एयर वार्म एयर की जगह आएगी, वार्म एयर ऊपर चली जाएगी, और इस तरीके से ये एक साइक्लोनिक रेनफॉल चलता रहता है। नेक्स्ट है रिलीफ। ये ओरोग्राफिक क्या रेनफॉल होती है, मतलब जो ये आप देख रहे हैं इसका एक लीवर्ड साइड होता है, मतलब माउंटेन का ये वाला साइड जहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, और एक ये वाला साइड, माउंटेन के 2 साइड है, लीवर्ड साइड है जहाँ बारिश नहीं हो रही है, और ये विंड, इसे हम कह सकते हैं जो विंड साइड है, यानी जहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड्स आती हैं, तो इस साइड क्या होगी, बारिश होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हिल है, माउंटेन है, इससे जो मॉइस्चर वाली विंड्स हैं वो क्या करेंगी, मूव अप करेंगी, उनके पे मॉइस्चर है वो कूल हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा।
तो ये जो रिलीफ्स पे या ओरोग्राफिक हम जिसे कहते हैं या रेनफॉल कहते हैं, तो ये विंड वर्ड साइड में ही ज़्यादा बारिश होती है, हिल्स पे, क्योंकि यहाँ पे जो मॉइस्चर अपने साथ विंड लेके आती हैं वो ऊपर नहीं लेके जा सकती हैं, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता, क्योंकि ये हैवी होता है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है और मॉइस्चर बहुत हैवी होता है, तो विंड हैवी हो जाती है और वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाती है। ऊपर की तरफ ना जाने की वजह से वो यहीं पे स्ट्रक करके और इसके इस वाली साइड पे, जिसे हम कह सकते हैं विंड वाली जो साइड है जहाँ पे विंड स्ट्रक कर रही है, वहाँ पे विंड वर्ड वाली साइड पे बारिश कर देती है, और लीवर्ड वाली साइड पे बारिश नहीं होती, क्योंकि इसका बैक साइड है, वहाँ तक मॉइस्चर वाली विंड पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि मॉइस्चर विंड को यहाँ ऊपर तक आना पड़ेगा और मॉइस्चर विंड ऊपर पहुँच ही नहीं पाएंगी, वो नीचे ही कंडेंस होके यहीं पे बारिश हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक उनके लिए पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है एयर, और एयर अपना मॉइस्चर को वहीं पे फिर उसको कंडेंस करके वहाँ पे उसको ड्रॉपलेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन कर देता है। ये क्या है, ये तो सिंपल है स्टूडेंट, जैसे कि आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कन्वेक्शन कि भाई बहुत ज़्यादा वार्म एयर है, वो कन्वेक्शन करंट ऊपर उठते हैं, इवापोरेट होते हैं और ऊपर फिर आप देखते हैं क्लाउड की फॉर्म में चेंज होते हैं, कंडेंसेशन होता है, जो वाटर वेपर है कंडेंसेशन में चेंज हो गया, उसके बाद वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में नीचे आता है। तो ये एक कन्वेक्शनल रेनफॉल जिसे हम कहते हैं वो है, यानी एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट हीटेड, क्योंकि एयर जो है वो सरफेस पे है, गर्म हो जाएगी और फिर राइज अप होगी इन द फॉर्म ऑफ द एयर करंट, यानी जिसे हम कन्वेक्शनल करंट कह सकते हैं। तो वार्म होने के बाद वो मॉइस्ट एयर ऊपर हायर ऊपर होगी और अपनी हीट को लूज़ करेगी, एक्सपेंड करेगी, वाटर वेपर जितने भी हैं वो कंडेंस होगा, क्लाउड की फॉर्म में चेंज होगा और फिर जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल होगी। कई बार आप थंडर एंड लाइटनिंग भी देखते हैं, वो कन्वेक्शन रेनफॉल में ही आप एक्सपीरियंस करेंगे, और मोस्टली ये इक्वेटोरियल रीजन में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वार्म एयर होगी उतना ही रेनफॉल होता है, और ये सारा इक्वेटोरियल रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने टाइप पढ़ लिए कि रेनफॉल के जो टाइप्स होते हैं। आफ्टर दैट ये है रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट, क्योंकि रेनफॉल है तो प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे, एनिमल कर पाएंगे, क्योंकि वो तो नेचुरली उनको वाटर फिर मिल जाता है ना, ऐसा तो नहीं है वो खुद जाके गड्ढा खोदेंगे, पानी निकालेंगे और पिएंगे। ऐसे ही इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, जितना भी हम अर्थ से सरफेस से पानी लेते हैं फ्रेश वाटर, वो रेनफॉल का ही होता है, जो कि हम उसे बाद में यूज़ करते हैं। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, अगर पानी रेनफॉल कम होगा तो वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी, ड्रॉट अकर तो सूखा पड़ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, दूसरी तरफ देखें तो इट इज़ मोर फ्लड टेक प्लेस, अगर कहीं पे सूखा पड़ रहा है तो कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा हो गई तो सीधी सी बात है वहाँ पे फ्लड आता है। तो ये चीज़ें अपने आप में ही एक अलग अलग देखने को मिलता है इंडिया की जो लैंड फॉर्म है उस पर। अब देखें प्रेसिपिटेशन के कुछ फॉर्म्स होते हैं। सुनो तो आपने देखा ही है कि जैसे मानो बर्फ़ टाइप जो होती है, मतलब फुहार जो उसकी गिरती है, आपने हिली एरिया पे देखा होगा, कश्मीर में देखा हो, लाइक दी स्नोफॉल हो रही है। अब जो प्रेसिपिटेशन है वो स्लीट के रूप में भी होती है, यानी पहले तो वो स्नो बनती है, स्नो के बाद वो रेन वाटर में चेंज होती है, उसके बाद फिर वो हेल में चेंज होती है, यानी ओलो में चेंज हो जाती है। जब डिफरेंट फॉर्म चेंज कर रही है, मतलब जो वाटर वेपर की फॉर्म है वो नीचे लैंड पे आने तक, तो वो स्लीट कहलाता है। और हेल यानी डायरेक्टली जब ओले पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ये रेनफॉल का जो अलग अलग रूप है, कहीं पे स्नो, कहीं पे स्लीट, कहीं पे हेल के रूप में आपको रेनफॉल दिखाई देती है, तो कहीं पे ड्रॉपलेट की फॉर्म में। तो अलग अलग इसकी फॉर्म बताई हैं इसके अंदर। इसकी आप डेफिनेशन भी लर्न